आज इस वीडियो के दौरान मैं आपको हमारे एक ऐसे सेना के जवान की कहानी बताता हूं जो 17 साल 13 महीने सर्विस कंप्लीट करके घर आ गया। घर आने के बाद में उसके साथ वाले सभी जवानों की पेंशन स्टार्ट हो चुकी, लेकिन इस जवान की पेंशन 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक नहीं आई। जब नहीं आई तो इसने पता किया कि भाई मेरी पेंशन क्यों नहीं आई। बोले भाई आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ये कहकर इसको बोला कोर्ट में जाओ। ये जवान जिसने कोर्ट में अपने फैसले को डाल दिया और इसकी सुनवाई अब अगस्त में फाइनल ऑर्डर इसका होने वाला है और इसको उम्मीद है कि हो सकता है इसे पेंशन मिल जाए। लेकिन आखिर इस जवान की बगैर किसी गलती के इसे कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, और उस यातनाओं का कारण है हमारे कुछ एक घटिया अधिकारी। यानी इसका एक टुवाइसी था, लेफ्टिनेंट कर्नल। किसी जमाने में इसने उसका सहायक जाने के लिए मना किया था। उसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। बाद में वो हरामखोर टुवाइसी इसका सीओ बन के आ गया। हालांकि इसको पुराने जो सीओ साहब थे वो अच्छे थे और ये जवान एसएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन सीओ साहब कोर्स बीच में कोर्स में चले गए। वो टुवाइसी अपसेटिंग सीओ की ड्यूटी किया, इसको भेजा नहीं। चलो किस्मत मान के जवान गया नहीं। जब वो सीओ साहब वापिस आए और ये जवान को पूछा नहीं गया, तो उसने टुवाइसी को बुलाकर एसएम को सबको सामने टुवाइसी को बहुत जूते मारे। और वो आरामखोर टुवाइसी, क्योंकि अफसर जवान के ऊपर तो शेर बन रहा था, लेकिन जब उसका बाप सीओ उसको डांट रहा था तो वो नीची गर्दन करके जूते खाकर भी चुप था। लेकिन इस जवान की किस्मत खराब थी। सीओ साहब का उस समय टर्न पूरा होकर वो अपने ऑन प्रमोशन चले गए और वो टुवाइसी सीओ बन गया उसी रेजिमेंट का। और फिर उसने इस जवान से ऐसा बदला लिया, बगैर इस जवान की गलती होते हुए भी इसकी पेमेंट बंद कराई। 14 महीने उस समय इसकी पेमेंट बंद कर दी गई। आपको याद होगा 2008 के पास अकाउंट रूल वगैरह साइन होती थी और हमें बैंक से नहीं डायरेक्ट तनख्वाह मिलती थी। उसने कलरक को, बाबू को और कोत एनसीओ को, कोत कमांडर करवाते थे साइन वगैरह, उन दोनों को बोल के कि इसको पेमेंट नहीं देनी है। उनकी वजह से उसको 14 महीने पेमेंट नहीं मिली, न 14 महीने छुट्टी दिया। उसको कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी, बड़ा पैगर, पता नहीं क्या क्या, बहुत परेशान किया उसको। अंत में 14 महीने बाद किसी तरह इसने बोला भाई मेरे घर में डेथ वगैरह है, तब जाके इसको छुट्टी मिली। और उसके बाद ये बोला कि भाई मेरी पेमेंट स्टार्ट करोगे तो आओगे। आऊंगा नहीं तो मैं क्या करूंगा, 14 महीने में मेरे तो बालक सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन वो सीओ चाहता ये था कि ये साला नया है तो इसको मैं घर ही भेज दूंगा, क्योंकि दिमाग में इसके घटिया आदमी के ये जवान चस रहा था। उसके बाद जवान कोर्ट में गया, इंतजार किया, सर तनख्वाह शुरू करो तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। लेकिन इसने किया नहीं। इंतजार करके वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में भी ऑर्डर पे ऑर्डर होने के बावजूद इसके कान पे जू नहीं रखी। लेकिन जब हाई कोर्ट से इसके नाम के सम्मन जारी हुए और इस सीओ को पेश होने के आदेश दिए कि भाई आप हाई कोर्ट में आ जाओ, आप तो सुनाई नहीं कर रहे, आप कोर्ट से भी बड़े हो गए, तब इसके दिमाग वहां कि भाई अब तो बेंचो डंडा आ जाएगा कोर्ट का। तब इसने पूरा उस बाबू पे और उस कोर्ट कमांडर पे डाल दिया कि मेरी कोई गलती नहीं, ये इनकी वजह से इसकी पेमेंट रुकी थी। उन दोनों को कोर्ट में भेजा। उन बेचारों को कोर्ट का ये डंडा झेलना पड़ा और उनको बाई फोर्स बोला कि तुम फौज छोड़ के फटाफट अपना डिस्चार्ज चले जाओ। ये तो शुक्र है कि 100 एनसीओ जिनकी सर्विस पूरी हो गई थी वो बेचारे घर चले गए। सुबेदारी का, ऑनरी कैप्टन का, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रहे थे वो दोनों। लेकिन हालांकि उन्होंने किसी जवान के साथ गलत किया था, लेकिन किसी अफसर के दबाव में उसकी सजा उनको मिली। अगर वो उनकी सर्विस पूरी नहीं होती ना, वो साले उनके भी बच्चे भूखे मर जाते। तो यहाँ पहली चीज तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अपने सीओ के ऊपर विश्वास करके सीओ कह देता नहीं ये कर दो, वो कर देते हैं। जब बंदा कोई कोर्ट में पहुंच गया तो बम्बू आ जाएगा, याद रखना। लेकिन क्योंकि सीओ लिख कर नहीं देता, वो सिर्फ बोलेगा, और कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई लाओ, तो सीओ तो साहब मुकर गया कि साहब इनकी गलती है, मैंने इनको नहीं बोला। और वो सिर्फ चिल्लाते रहेंगे कि साहब बोला था, बोले जाओ दिखाओ, लेटर में दिया था तुम्हें। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हालांकि उसके बाद ये जवान
कोर्ट के कार्रवाई और पेमेंट स्टार्ट होते होते 3 साल 30 दिन इसको लग गए। तब ये दोबारा अपनी नौकरी पे गया। उसके बाद इसने 17 साल 13 दिन नौकरी की। वो सीओ भी जा चुका था, लेकिन वो सीओ कहीं ना कहीं देख रहा था कि इसको कहीं ना कहीं फिर फंसाना है, और उसने कैसे इसको फंसाया जो रिटायर होने के बाद में भी इसकी पेमेंट शुरू नहीं हुई। ये कहानी मैं आपको पूरी थोड़ा बता रहा हूँ, कहानी लंबी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी सुनेंगे। जो आपकी काम की चीज़ें बहुत जो बकचोदी करते हैं ना, बहुत से कमेंट्स लिखते हैं क्या मतलब है वीडियो लंबा बनाते हो, तो उनको कहना चाहता हूँ जब किसी दिन इस तरह फंसोगे ना, उस दिन याद आता है लंबा क्या और छोटा क्या है। ठीक है, यहाँ बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं वीडियो से क्या होता है, काश उस जमाने में अगर सोशल मीडिया होता है या कोई हमारा जैसा सोशल वर्कर होता है इन जवानों के लिए लड़ने वाला, तो इस घटिया आदमी की, इस सीओ की जो टूआईसी था, जो सीओ बन गया था, ऐसे आरामखोर की हिम्मत नहीं थी कि किसी जवान की पेमेंट रोक दे। मैं इनको एक पहले भी कहता हूं कि जवान से जनरल तक हम सब सरकारी नौकर हैं, अपनी अपनी ड्यूटियां करते हैं और सरकार से पेमेंट लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ आरामखोर लोग सोचते हैं कि हम जवान को पेमेंट दे रहे हैं, बॉस बन जाते हैं। और मैंने कई बार कहा कि जो बॉस बनना है ना, तो अपनी सिविल की कंपनियां खोलो और फिर बॉस बनो। यहाँ आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। जिस दिन लपेटे में आ गया, जिस दिन कोई हमारा जैसा हो गया, तुम्हारी धज्जियां उखाड़ देगा। लेकिन उस जमाने में हमारा जैसा कोई था नहीं, बगैर मतलब इसकी बगैर गलती 14 महीने पेमेंट रोक दी थी। आपको याद है मेरा एक वीडियो इसमें डला हुआ है, और एक सीओ जिसको मैंने फोन किया था, तो वो बोलता था कि मतलब 6 महीने एक जवान की पेमेंट रोकी थी, 6-7 महीने हो गए थे, और ये बोलता था कि मेरी मर्जी होगी तो स्टार्ट करूंगा। अभी की कहानी है, इसमें डली हुई है मेरे हिसाब से 2021 या 22 की कहानी है। मेरे चैनल में वीडियो डला हुआ है, देख लेना जो कमेंट्स करते हैं। और उसने मेरे को बोला था, हाँ तू कौन है? बोला मैं तो जवान हूँ साहब। बोले तेरी औकात है, किससे बात कर रहा है? इंटेलिजेंस का सीओ था, आज भी उसकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है। बोला तेरी कैसे औकात है मेरे से बात करनी, और मेरी मर्जी होगी तो स्टार्ट करूंगा। और मैंने उसको चैलेंज किया था कि सुने, या तो तू कुर्सी छोड़ देना, या जो मैं ये सिस्टम छोड़ दूंगा अगर 2 दिन में इस जवान की पेमेंट नहीं स्टार्ट की तो। और ये 10 तारीख की बात थी, और 13 तारीख को उस जवान की पेमेंट आई थी। ये पहला इंडियन आर्मी का केस होगा, नहीं तो 1-2 तारीख के बाद अगर रुक गई तो पेमेंट या तो अगले महीने आएगी या सीओ चाहेगा तभी आएगी। लेकिन ऐसा डंडा मैंने इसको चढ़ाया था, इससे वादा किया था मैंने, बोला था उस सीओ को कि मैं बोलता हूँ ये सिस्टम और ये वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, पेमेंट नहीं आई तो, और अगर आ गई तो तू कुर्सी छोड़ देना। तो उसने बोला था हाँ ठीक है। उसकी सब चीज रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने वही रिकॉर्डिंग उठाकर रिकॉर्ड में जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल साहब भेजे थे उसके पास भेजी थी, उससे बात की। उसके बाद में आर्मी हेडक्वार्टर में उस समय हमारे जनरल साहब के पीए का नंबर भी मेरे पास होता था उस टाइम में, सबके नंबर थे मेरे पास, मैं उनको भेजा। क्योंकि मैंने जब लेफ्टिनेंट जनरल इनके रिकॉर्ड में बात की तो एक बार उसने के मुंह से ये निकल गया था, मैंने बोला था कि जवान 7 महीने अगर हमारे जवान को पेमेंट नहीं मिलेगी, उसके तो बालक सड़क पर आ जाएंगे, क्या खाएगा? हमारा तो दूध से लेकर पानी तक सब भाई उसी तनख्वाह पर निर्भर होता है। 7 महीने में तो साला मजदूरी करने में तरस आ जाएंगे उसके बालक। वो वहां नौकरी कर रहे हैं, तुम तनख्वाह नहीं तो बालक क्या करेंगे? दूध वाला, दुकान वाला सब उसके घर पर खड़े हैं। और मुझे जवान ने कहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा पेमेंट नहीं स्टार्ट हुई तो उनके लेफ्टिनेंट जनरल ने सिर्फ एक बात कहती थी कि मैं क्या करूंगा अगर जवान मर गया तो। और बस वही रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। फिर मैंने उसको बोला कि भाई जो फौज पागल है, जो तुम्हारे जैसे कमांडरों को 150-150 बंदे लेकर बैठे हो, तुम्हें साला सेवादारी में तुम्हारे 5 आदमी कुत्ते घुमा रहे हैं, 50 आदमी तुम्हारे बंगले पे काम कर रहे हैं, मैडम की सेवा के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, साला बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ी, पूरी फौज की कितना ही बजट तो तुम लोगों का खर्च हो रहा है। अगर सीओ ही सब कुछ करेगा तो फिर ये क्यों रखे हुए हैं? बंद कर दो बेंचो भाई। सीओ ही सब कुछ करेगा, वो बोलता था सीओ करेगा, बोले सीओ ही सब कुछ करेगा तो फिर ये मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल किस काम के हैं भाई? साला आधा बजट तो तुम पे खर्च होता है, हटाओ फिर इनको। मैंने बहुत उसको उल्टा सीधा बोला था, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास रखी हुई थी, और मैंने उसको उठाकर सीधा डाला था आर्मी हेडक्वार्टर में जनरल साहब के पीए के पास। और मैंने बोला था जनरल साहब को बता देना, और ये कल चीजें पब्लिश हो जाएंगी अगर उस जवान की तनख्वाह नहीं आई तो। और आपका एक मेजर जनरल बोलता है कि मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? लेकिन उस समय उसने फटाफट जनरल साहब को दिखाया, और जनरल साहब ने उसको डंडा चढ़ाया कि भाई ये चीजें पब्लिक में जाएंगी तो तुम्हारे भी जूते पड़ेंगे। और फिर उसने उसके सीओ को, और सीओ फिर भीगी बिल्ली बनकर फटाफट रिकॉर्ड को, उसको 10 की मेरे वीडियो था, और मैंने कहा था कि 2 दिन में होना चाहिए, लेकिन वो शाम बोला यार बस 1 घंटा और रुक जा, 2 घंटे रुक जा,
इस तरह 13 तारीख को उस जवान की पेमेंट आई थी और जवान आज भी सर्विस कर रहा है और मेरे को अच्छी तरह जानता है। ठीक है, मेरे नज़दीक का ही जवान था और वीडियो डला हुआ है, अगर किसी को विश्वास नहीं तो जाकर देख लेना। इसलिए कहता हूँ बहुत से जो कुत्ते कमेंट्स करते हैं, अरे तुम्हें पता क्या है, ऐसे जिसके मुसीबत आती है, जिसका हम वीडियो बनाते हैं, हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है, ऐसे हमारे को भी धमकियाँ देते हैं, लेकिन जब चीज़ें ओपन हो जाती हैं, जब रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड आ जाती हैं, तो वो तो जवान किसी केस में फंसा हुआ था तब बंद की थी, लेकिन इसकी तो 14 महीने उस आरामखोर ने पेमेंट बंद कर दी। मतलब वो बोलता था मेरे हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, बगैर गलती के कोई हिम्मत क्या किसी की पेमेंट बंद कर दे। बीच में आपको पता होगा सुओ मोटो में भी लेट होता था तो पेमेंट बंद हो जाती थी, उसके लिए हमने कितनी लड़ाई लड़ी। आज इतनी जल्दी पेमेंट बंद नहीं हो सकती, अगर किसी की होती है तो भैया हमारे को बताओगे तो हम लड़ पाएंगे। अब तुम बताओगे नहीं या पहले से जवान ही नहीं था, इसलिए आज जवान ये बेचारा सड़क पर है। आगे मैं जवान की आज कहानी सुनाने से पहले फिर कहता हूँ, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपका काम है कि भाई चैनल को मजबूत करो। हम लड़ते लड़ते आज 8 लाख के करीब हैं, लेकिन मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि अगर आप 10-10 लोग भी जोड़ो तो हम 80 लाख होंगे, 100 जोड़ो तो हम 8 करोड़ होंगे। और हम ऐसे कैसे ही सीओ क्या जनरल तक को जो डंडा कोर्ट को नहीं हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सबसे बड़ी चीज है। तो आप जुड़ोगे हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी ऐसी समस्या आती है तो मेरा नंबर है, इस पर जरूर भेजें 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सअप कॉलिंग यही नंबर है और फोन पे और पेटीएम भी यही है। ये भी मैं हमेशा देता हूँ। क्यों भाई, टाटा बिरला मैं भी नहीं हूँ इस चैनल को चलाने के लिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। अगर आप महीने में छोटी छोटी हमारी मदद करो सब मिलकर, तो हमारे पास एक ठीक अमाउंट आ सकता है और इस अमाउंट से हम एक बड़ा संगठन, चैनल को बड़ा, और बहुत चीज़ें हमारे मन में हैं इन चीज़ों से इनके लड़ने के लिए। लेकिन वही आती है, बजट का नाम सुनते ही वीडियो यहाँ से छोड़ देते हैं। तो भैया वीडियो मत छोड़ना, कम से कम आप दो या ना दो, वीडियो को शेयर कर देना। हो सकता है कोई दूसरा भाई दे, नहीं भी दे सकते हो। आपको लगता है भाई रविंद्र फौजी जो कमेंट्स लिखते हैं, रविंद्र फौजी तो पैसे कमा रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको वो चीज़ें लगती तो ना मत चैनल से जुड़ो, मत डोनेट दो, लेकिन वीडियो शेयर कर दो ताकि दूसरा भाई कोई जिसकी हम समस्या सुना रहे हैं उसको उस समस्या से निजात मिले, और दूसरा किसी के साथ इस तरह की घटिया हरकत फिर ना करें ये भ्रष्ट अधिकारी। मैं फिर कहता हूँ जो रॉयल अधिकारी है रविंद्र फौजी, उनको सल्यूट करता है, जय हिंद। और रॉयल वो है जो अपने से नीचे कर्मचारी के लिए, अपने जवानों के लिए ऊपर लड़े, और घटिया वो है जो अपनी ईगो के जरिए या अपनी छोटी छोटी बदला लेने के लिए इस तरह जवान को तंग करे। तो ऐसे कुत्तों, ऐसे हरामखोर लोगों को पब्लिक में अगर एक्सपोज करोगे तो उनको जूते पड़ेंगे और तब वो सुधरेंगे। और ऐसे बहुत से केस हैं, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो मैं सारी डिटेल देता हूँ। वीडियो देखना नहीं, कमेंट्स कर देना हर वीडियो को, इसलिए इतना लंबा बनाने का मतलब होता है कि डीपली आप लोगों को हर बात का समझाना। इसलिए कहता हूँ वीडियो पूरा देख लिया करो। फिर कहता हूँ वीडियो शेयर करें ताकि आगे लोग और चैनल से जुड़े, और तन मन धन से मदद करोगे तो हमें बहुत चीज़ें, चाहे वो सहायक पड़ता है, चाहे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं, और बहुत सी चीज़ें मन में हमारे भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं। और वो सपने मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए, आपके, हम सब के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन हम आपके साथ हैं, लेकिन मदद नहीं करेंगे, शेयर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तो सर रेजिमेंट में आपके नाम के लेटर हैं, आपसे जुड़ नहीं सकते। अगर भाई जुड़ना चाहो तो सबके पास, मेरे को पता है, मैं भी उसी संस्था का हिस्सा रह चुका हूँ। 2-2 भी फ़ोन रहते हैं, 3-3 भी फ़ोन रहते हैं। आपके बच्चों के पास अलग है, उसके जरिए भी जुड़ सकते हो, और रिश्तेदारों को भी जोड़ सकते हो। और पेमेंट भेजने में भी खुद को दिक्कत आती है तो भाई को, वाइफ को, किसी को भी बोल सकते हो कि यार मेरे नाम से चैनल में 150 या 1000 रुपये महीने में, या 2 महीने में, 6 महीने में मैं भी डालता रहूँ, और मैं भी रविंद्र फौजी से जुड़कर रहूँ, उनकी टीम से जुड़कर रहूँ, ताकि कल मेरे पर मुसीबत न आए, मेरे बच्चों पे न आए, और मेरी ये संस्था सही हो। हम कभी नहीं कहते आर्मी खराब है, आर्मी के ऐसे घटिया कुछ एक अफसर खराब हैं जिनके कारण ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और हम चाहते हैं सेना को और हमारी संस्था को मजबूत करना। ठीक है, सही लगे तो वीडियो शेयर करें, चैनल से जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज के इस वीडियो में एक ऐसे घटिया लेफ्टिनेंट कर्नल की कहानी, जो बाद में कर्नल बनता है और एक रेजिमेंट की कमांड करता है, लेकिन उस घटिया आदमी ने एक बंदे को, एक सिपाही का कितना नुकसान किया बगैर किसी कारण के।
तो ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो सिपाही जब कोर्ट में गया और जब कोर्ट में डंडा चढ़ाया गया तो सीओ साहब साफ मुकर गए कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो गलती जो कोतेंशियो और कलरा की स्टाफ की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। फिर बंदा वापस ज्वाइनिंग कर लेता है, बंदे की पेमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन अंत में फिर जाते जाते 17 साल 3 महीने में उसकी कलर सर्विस डॉक्यूमेंट में लिखकर भेज दी गई। लेकिन जो बीच के पीरियड में बंदा तकरीबन 2.5 साल 3 साल और 30 दिन ऑफसेट था, डॉक्यूमेंट में उसके लिख दी गई 17 साल 13 दिन, लेकिन पेंशनेबल सर्विस कर दी, डिस्चार्ज कलर सर्विस लिख दिया। उसके बाद जब वो चला गया, बाकी लोगों की पेंशन स्टार्ट हो गई और उस जवान की अभी तक पेंशन स्टार्ट नहीं हुई। अब वो जवान कोर्ट में उसने मामले को डाला है और उसकी सुनवाई अगस्त में है। यानी एक घटिया आदमी के छोटे से सिर्फ नॉर्मल सी जवान की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अफसर के ईगो के कारण, ऐसे हरामखोर जो अपनी छोटी सी बात को ईगो पे लेकर, उसकी वजह से ये जवान आज बेचारा पेंशन से भी वंचित है। तो मैं इस जवान की आपको कहानी सुनाता हूं। ये जवान बात है 2008 की। 2007-8 में ये जवान, जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन किया हुआ और अफसर के टेस्ट के लिए अपने पुराने सीओ से इसने परमिशन ले लिया कि भाई मेरा इतनी तारीख को एसीसी में टेस्ट मेरे को देने जाना है। सीओ सैंक्शन करके और सीओ कोर्स पे चला गया। जब सीओ साहब कोर्स पे गए तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल था 2IC, उसकी कमांड आ गई और इस बंदे का जब आया तो इसने बताया कि भाई एसएम साहब को कि साहब मेरा ऐसे ऐसे सैंक्शन है और मेरे टेस्ट को ले जाना है, लेकिन इस महाशय ने उसको नहीं भेजा कि बोले नहीं तू जाएगा नहीं, हमारे पास नफरी नहीं है। और इसका कारण जब जवान ने बताया कि जब पहले कहीं ये कोई मेजर रहा था, उस समय उसने इसका सहायक जाने के लिए मना किया था कि भाई मैं जाऊंगा नहीं। तो वो चीज की खुंदक इसने कहा निकाली, इसका एसीसी का जो टेस्ट था जिस दिन इसको जाना था, क्योंकि ये सीओ की ड्यूटी कर रहा था, बोला नहीं भेजेंगे, हमारे पास नफरी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जवान गया नहीं कि भाई मेरी किस्मत ही है, क्या करूं। उसके बाद सीओ साहब आते हैं अपना कोर्स वापस करके, और जब आते हैं वो रेजिमेंट में तो कुदरती वो बंदा उनसे टकराता है। तो उससे बात की, अरे यार तू बोले एसीसी में जाने वाला था, क्या हुआ तेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया? और साहब मैं तो जा ही नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? 2IC साहब ने भेजा नहीं। जब इतनी बात हुई, सीओ साहब अच्छे आदमी थे, उन्होंने फटाक देसी 2IC को, एसएम साहब को, सबको बुलाया, उस बंदे को भी बुलाया और पूरे स्टाफ के सामने 2IC को भिगो भिगो कर जूते मारे। जब इस 2IC के जूते लगे तो उस समय तो क्योंकि इसका बाप था आगे, ये नीचे गर्दन करके और खूब जूते खाकर चुप रहा और ये बात शांत हो गई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वो सीओ साहब का टर्न पूरा हो गया और यही 2IC सीओ बनकर अप्रूव हो गया और उस रेजिमेंट में सीओ लग गया। मतलब जब प्रमोशन और परमिशन हुआ, अपना उसी रेजिमेंट का सीओ अप्रूव हो गया। पुराने सीओ साहब चले गए, जब 2IC साहब सीओ बनकर आए तो वो जूते उनके दिमाग में खड़क रहे थे। अब इस महाशय ने क्योंकि दिमाग पर ईगो लिया हुआ था, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं कि सीओ बनने के बाद वो अपनी जवानों की इस तरह की छोटी मोटी गलती होती है ना, कुर्सी का पावर अगर मिल रहा है तो वो उन चीजों को भूल जाते हैं। जो अच्छे अधिकारी होते हैं वो इस तरह की छोटी मोटी चीजों को याद नहीं रखते। उन्हें सिर्फ कुर्सी की जो मिली हुई जिम्मेवारी और जवानों का वेलफेयर और अपनी रेजिमेंट को मजबूत करना, ये उनका मोटो होता है। लेकिन कुछ एक घटिया आदमी जो उस कुर्सी का नाजायज फायदा उठाते हैं, वो कुर्सी पर बैठते ही सोचते हैं कि मैं बॉस बन गया और अब मैं कुछ भी कर सकता हूं।
बल्कि मैं कई बार कह चुका हूं कि जवान से लगाकर चाहे जेसीओ हो, चाहे सीओ हो, चाहे वो जनरल साहब हो, हम सभी सरकारी नौकर हैं। लेकिन ऐसे कुछ एक घटिया लोगों को दिमाग में आ जाती है कि इन जवानों को मेरी वजह से मैं तनख्वाह दे रहा हूं, मैं ही जो चाहूं जो कर सकता हूं, मतलब ये मेरे नौकर हैं। ऐसे सोचते हैं ये लोग। तो ऐसे हरामखोर लोगों को मैं हमेशा कहता रहता हूं कि फौज तुम्हारे बाप की नहीं है। अगर आपको बॉस बनना है तो आप सिविल में जाकर अपनी प्राइवेट कंपनी खोलें और वहां बॉसगिरी करें। यहाँ आपको भी जिम्मेवारी दी गई है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो और सरकार से आप भी तनख्वाह ले रहे हो, और वही जवान है, वो भी सरकारी कर्मचारी है, अपनी ड्यूटियां कर रहा है और पेमेंट सरकार से ले रहा है, ना कि तुम्हारे से। लेकिन इनको कुर्सी पर बैठते दिमाग में ये होगा कि अब इसका मेरे को उसका बदला लेना है। और इस श्रीमान ने उस समय, आप सभी को याद होगा 2007-8 के आसपास, अकाउंट्स रोल से, मतलब पेमेंट हमारी बैंकों में नहीं आती थी, अकाउंट्स रोल वगैरह साइन होती थी और पेमेंट बाई एंड बांटी जाती थी। तो इसने इसके कंपनी को कल रखो, कोत कमांडर को, क्योंकि कोत में होती थी वो अकाउंट्स रोल वगैरह, उनको कह दिया कि इसका साइन नहीं करना है और इसकी पेमेंट नहीं देनी है। जब तक मैं रहूंगा इसको पेमेंट नहीं देनी है, मेरी मर्जी है। जब उस बंदे की पेमेंट नहीं आई 1 महीने में, बोले साहब मैंने तो साइन भी किया था, मेरी पेमेंट नहीं है। बोले तेरा साइन गलत हो गया यार। ऐसे मतलब उसको, बंदे को 14 महीने तक पेमेंट नहीं दी गई और ना ही 14 महीने तक उसको छुट्टी दी गई। मतलब इस आरामखोर ने अपनी कुर्सी का इस तरह नाजायज फायदा उठाया कि एक जवान को 14 महीने, आप सोचो कि एक जवान फिक्स सैलरी, और उस समय तो सैलरी भी कम थी, और फिक्स सी चीजें होती हैं कि जवान अपना किस तरह भाई दूध का हिसाब करना है, अपने और बच्चे पालने हैं, और उसकी सैलरी आती है उतने उसके खर्चे निर्धारित रहते हैं, उसके पास कुछ बचता नहीं है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा पेमेंट ठीक हुई है और जवानों का स्टैंडर्ड भी कुछ हुआ है, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। उसके बावजूद इसने 14 महीने कैसे किसी से उधार लिया, इधर उधर करके निकाला। 14 महीने बाद जब ये तंग आ गया बंदा कि भाई बात बात पर इसको कभी किसी बात पर गालियां देना, कभी एक्स्ट्रा ड्यूटी पिट्ठू, मतलब इसको खूब परेशान किया। लेकिन जवान ड्यूटियों से, शारीरिक यातनाएं से तो झेल जाता है, लेकिन ये छुट्टी नहीं मिलना और 14 महीने तक पेमेंट नहीं मिलने से परेशान होकर जवान अंत में जब इसको 14 महीने ऊपर ब्रिगेड कमांडर को और कहाँ बोलकर ये छुट्टी गया, तो ये बोला घर जाकर कि भाई अब मैं छुट्टी से तभी आऊंगा, मेरी पेमेंट शुरू करो। इसने ऊपर भी खूब लेटर लाटर लिखे, लेकिन वो वहीं की वहीं, क्योंकि रेजिमेंट से लेटर जाता है। नीचे सारों को कह रखा था कोई इसका लेटर जाएगा तो मेरे पास दोगे, और फाड़ के फेंक देता था। उसको पता था भी अभी परेशान हो चुका, 14 महीने बाद छुट्टी भेजा, बोले साला आएगा नहीं और उसकी नौकरी खराब करनी है। जब 14 महीने बाद ये छुट्टी गया, छुट्टी के बाद इसने बोला कि सर मेरी पेमेंट स्टार्ट करोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तो वो घटिया आदमी तो चाहता ही यही था कि ये नहीं आए और लेट हो जाए तो एक और बहाना मिल जाए। लेकिन बंदा अपनी छुट्टी काटा, 45 दिन हो गया, दूसरे महीने तीसरे महीने में पेमेंट नहीं आई। इसने खूब फोन किए, किसी ने नहीं सुना। अंत में हार थक कर इसने हाई कोर्ट में एक वकील के थ्रू केस डाल दिया और पूरी अपनी हिस्ट्री केस में सबमिट कर दी। जब इस सीओ को पता चला कि भाई अब तो उसने केस डाल दिया, क्योंकि बाउंड्री के अंदर तो शेर है, और जब बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई तो इनकी शेर वो भीगी बिल्ली बन गया। इसको फोन किया, मैसेज किया, पुलिस को लेटर लिखेगी, इसको भाई पकड़ कर लाओ, फलाना दिखड़ा। इसने बोला भाई मेरी पेमेंट, एक मेरे को छुट्टी नहीं की थी, उसका जवाब चाहिए, और आगे मेरी पेमेंट नहीं रुकनी चाहिए, सीओ साहब बताए। बाकी मामला कोर्ट में चला गया था। कोर्ट ने जैसे ही पहली दूसरी हायरिंग देखी, उसने फेंक के मारा, ब्लड भाई जवाब दो इसका। 14 महीने से आपने जवान को छुट्टी नहीं दी, इसकी पेमेंट बंद कर रखी है, क्यों? जबकि ये प्रेजेंट था। यानी इस घटिया आदमी ने मतलब तानाशाही की हद कर दी कि ऐसे भी नहीं, क्योंकि कुछ तो घटिया के साथ साथ थोड़ा अपना दिमाग भी लगाते हैं कि किसी वजह से इसकी पेमेंट रोकी जाए, कुछ मारना करा जाए, या थोड़ा बहुत परेशान कर कर वो बोलते हैं कि चलो छोड़ लो। लेकिन ये तो तानाशाही की हद में था कि इसको कुछ पता नहीं और मैं चाहूं जब करूंगा। जब कोर्ट का डंडा गया और कोर्ट ने खड़काया कि भाई इसके हायर अथॉरिटीज को और सीईओ को वहां पेश होने का, कि ठीक है भाई बुलाओ।
जब सीईओ के नाम संबंध उस समय जाना तो सीईओ की कुर्सी सीईओ ने फटाफट ऊपर कहीं से इधर उधर लिखा कर भाई उसकी फटाफट बोला भाई उसको आजा तू, तेरी पेमेंट भी स्टार्ट कर देंगे और छुट्टी तो ऑलरेडी ये छुट्टी पे था ही जवान। लेकिन इस कार्रवाई में आपको पता है कि हिंदुस्तान का कोर्ट कानून भी कम नहीं है। ये जवान ऑलरेडी 45 दिन की तो छुट्टी आया था, 1 महीने 2 महीने इंतजार करता रहा, उधर फोन करता रहा, 6 महीने तक इसने वैसे इंतजार में गुजार दिए थे। अब वो तो और चाह रहा था कि और डिले हो जाए तो साले का कोर्ट मार्शल करके भेज दें। 6 महीने बाद इसमें कोर्ट में डाला, तारीखें शुरू हुई, एक फर्स्ट में हायरिंग हुई, नोटिस इशू किए गए, पहली दूसरे नोटिस का तो जवाब भी नहीं देते। इनको लगता है कि हमें पूछने वाला कौन है। जब ये कार्रवाई चलते चलते 2 साल में जब सीईओ के नाम संबंध जारी हुए और उनको पेश का आदेश हुआ, तब जाकर 2 साल बाद इनको शुद्ध आई कि भाई ठीक है जवान को भेजो, हम उसकी पेमेंट वगैरह स्टार्ट कर देंगे फलाना ढिकड़ा। जवान ने बोला कि मेरी पहले पेमेंट स्टार्ट करो तभी आऊंगा। फिर उन्होंने रिकॉर्ड में लिखा, फिर फौज की कार्रवाई हुई। ऐसे करते करते लगभग 2.5 साल बाद में इसकी पेमेंट शुरू हुई। और पेमेंट शुरू होते होते ये बंदा जब वापस पहुंचा तो इसको 3 साल और 30 दिन हो चुके थे लेट। कोर्ट के आदेश हो गए, सीईओ वहां से निकल चुका था। सीईओ ने सारा पल्ला झाड़ लिया कि भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, और जो इसकी पेमेंट बंद हुई थी उसके जिम्मेवार है इसके कोर्ट एनसीओ, और जो उस समय के क्लर्क थे उनको कोर्ट में बोले तुम जाकर जवाब दो। जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे को तो सीईओ का आदेश था, तो बोले लाओ लिखित में कहाँ है। और सीईओ ने भी उनको डांटा कि तुम वहां जाकर ऐसे बोलोगे, मेरे पास तो कोई लिखित आदेश तो है नहीं। और कोर्ट ने उनको भी डंडा दिया कि तुम्हारी भी उन सर्विस खराब करी गई उनके बेचारों की। मतलब फंसा कौन? क्लर्क और वो कोर्ट एनसीओ फंसा। हालांकि उनकी सर्विस पूरी थी और वो पेंशनेबल सर्विस थी, वो बंदे पेंशन चले गए। सीईओ साहब वहां से अपना टर्न ओवर करके चला गया, उसने पल्ला झाड़ लिया कि मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन इस कार्रवाई में 3 साल 30 दिन बाद ये जवान वापस गया। उसके बाद ये इसकी बची हुई सर्विस इसने पूरी की और इसकी कलर सर्विस 17 साल और 13 दिन लगभग इसने कंप्लीट कर ली। जब कंप्लीट करी, किसी को ये था ही नहीं। वो सीईओ वहां से निकलने के बाद में भी वाच कर रहा था। और इसकी किस्मत खराब थी, क्या थी बेचारे की, कि 17 साल 2 महीने कलर सर्विस पूरी होने के बाद में इसको भेज दिया। बोले हाँ भाई ठीक है, अब इसकी पेंशन मिल जाएगी। बोले लेट था, जो चीजें माइनस मुनिस करेंगे तो भी 2 साल एक्स्ट्रा कर लिया, बोले इसका हो जाएगी पूरी, और इसको पेंशन भेज दिया। जब पेंशन आया, बाकी लोगों की पेंशन स्टार्ट हो गई, इसका महीना 2 महीना हो गया। इसने रिकॉर्ड में बात की, बोले यार हमने तो भेज दिया तेरा, उसको पीआरओ को थ्रू इलाहाबाद वहां भेज दिया। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां जो सर्विस इसकी काउंट हो रही थी 17 साल 13 दिन में, जब इसकी 3 साल और 30 दिन माइनस हुई तो 15 से नीचे चला गया। बोले भाई तेरी तो 15 साल पूरी ही नहीं हुई, हम कैसे तेरे को पेंशन दे देंगे। और इस कारण इसकी सर्विस होल्ड हो गई। अब बंदा दिमाग से बन चुके, एक तो पहले ही 3 साल वहां इसने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद फिर आने के बाद, हालांकि वो घटिया सीईओ तो चला गया था, बाद में इसको कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक कलर सर्विस आया, ठीक ठाक करके आया, इसको लगा कि अब तो पेंशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और ये अब इसके ऊपर आफत आ गई। अब इसने कोर्ट में डाला है और अब इसकी अगस्त में तारीख है। तो यहाँ जवान की क्या गलती थी ये तो आप लोग तय करेंगे। लेकिन ऐसे घटिया लोगों का क्या होना चाहिए? कोर्ट इनको क्या सिर्फ वार्निंग वगैरह देता है और इनका कुछ होता नहीं है। गाज सिपाहियों पे गिरी। और अब इसकी कलर सर्विस जब पूरी नहीं हुई थी, अगर उस समय के कलरक या उस समय के अधिकारी देखते कि हाँ भाई ये लेट था तो इसको एक्स्ट्रा कराई जानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं कराई गई। बात इसकी प्रमोशन की आई, 2 साल बढ़ाने की आई, विलिंग अनविलिंग की आई। हालांकि इसने विलिंग किया था, लेकिन इसका रिकॉर्ड देखते हुए एक भाई लेट था फलाना, इसको निकाल दो, इसको तो पेंशन पक्की जाने दो। उन्होंने निकाल दिया, उस समय दिमाग दिया नहीं। अब आ गया तो वो अड़चन आ गई, और वो अड़चन भी कराने वाला वही घटिया सीईओ जो कहीं ना कहीं बैठा उस सीईओ को बोल रहा था कि इसको इस तरह गेड़े में लेना है।
बाद में इसको पता चला कि ये अर्जन उसी आदमी की पैदा करी हुई जिस कारण ये आज इसके बीवी बच्चों को इसको पेंशन नहीं मिल रही। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। अगर अगस्त महीने के बाद में इसकी, हालांकि अभी एएफटी में है, एएफटी के निर्णय के बाद इनको कब पेमेंट मिलती है, क्या होता है, क्योंकि हमारी सुविधाओं के अनुसार एएफटी तो बनी हुई है, लेकिन ये वहां से एएफटी की भी इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं। ऑर्डर के बावजूद भी घुमाते रहते हैं, साल साल 2-2 साल तक उसको ध्यान ही नहीं देते। फिर हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे घूमते रहो। ऑर्डर होने के बाद में जब बाई नेम इनके कोर्ट का सीधा डंडा इनके नाम संबंध आता है, वारंट इश्यू होते हैं या इनको कोर्ट में पेशी होने का जब बोलते हैं ना, तब जाकर इनको डंडा चढ़ता है। जब कुर्सी हिलती है तब फिर हाथ खड़े करते हैं। लेकिन तब तक जो हमारा जवान होता है, आर्थिक स्थिति से टूटा हुआ, मिडिल क्लास का, उसके परिवार की हालत, उसकी क्या क्या बेचारे को मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं और परेशान होकर वो बेचारा किस तकलीफ से गुजरता है, ये तकलीफ हम लोग जानते हैं, हम जो मिडिल परिवारों के लोग हैं। कि आपके अगर 14-15 महीने तनख्वाह बंद हो जाए, फिर पेंशन भी ना मिले, तो हम लोगों के पास क्या सैलरी है, क्या है, सबको पता है। ये तो हमारे संयुक्त परिवार है कि चलो हमारे भाई हैं, पिताजी हैं, जिनके 2-2, 3-3 पीडीएफ फौज में हैं, जिसको किसी न किसी को पेंशन मिल रही है, गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिंगल आदमी हो और वो इस चक्कर में फंस जाए, तो वो मजदूरी करके पेट भरे अपना। या बहुत से ऐसे केस है जिसमें बेचारा बंदा चला गया और उसके बच्चे और उसकी वाइफ बर्तन धो रही है लोगों के, लेकिन इन हरामखोरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। काश उस समय हमारी तरफ भी अगर कोई चैनल होता या इस तरह मोबाइल का जमाना होता, हाईलाइट होती और उस हरामखोर को, उस कुत्ते को उसी समय अगर लोग जूते मारते और मामला हाईलाइट होता, तो ये इस तरह की घटिया हरकत नहीं है। आज करके दिखा तो न, बिना किसी वजह से किसी की 14 महीने तनख्वाह बंद। आपको पता था ना, एक बंदे की थी 6-7 महीने की थी, मैंने बनाया था एक वीडियो और वो बोल रहा था सीओ की मेरी मर्जी है। लेकिन मैंने उसको कहा था कि अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना या तो कुर्सी छोड़ देना, और उस बंदे की 3 दिन में पेमेंट मैंने शुरू करवाई थी। आज ही वो बंदा मेरे से मिलता रहता है। और सीओ जो अपने आप को शहंशाह सोच रहा था, उसके बाद बोल रहा था जवान होकर मेरे से क्या बात कर रहा है। उसने मेरा दोबारा फोन रिसीव नहीं किया था और मैंने ऐसा को बोला भी था कि तेरे बॉस को बोल, अब बात क्यों नहीं कर रहा। अरे घटिया आदमी, पावर का इस्तेमाल करना है तो अपने से बड़े पे करके दिखाओ। अपने से नीचे जवानों के ऊपर पावर दिखाने वाला राजा या अपने आप को शहंशाह नहीं समझे, वो तो सबसे बड़ा गद्दार है, सबसे बड़ा कमीना इंसान है जो अपने से नीचे लोगों के ऊपर पावर का इस्तेमाल करे थे। पावर या ताकत दिखाओ अपने से बड़े अधिकारी के सामने या बड़े आदमी के सामने, तब माने हम आपको सलूट करेंगे कि भैया जय। जैसे जनरल मानिक शाह थे, हमारे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी थे, जनरल हनुमंत सिंह जी थे, जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों तक को हिला दिया था। अपने जवानों के लिए चाहे ऊपर के अधिकारियों से भिड़ना होता तो भिड़ जाते थे। सीओ के पास वो पावर है, अगर वो चाहे तो अपने जवान के लिए जनरल को हिला देता है। लेकिन यहाँ तो जवान के वेलफेयर के लिए लड़ने वाले कम, उल्टा जवान के ऊपर रोब झाड़कर जवान को फंसाने वाले जाता है। मतलब वो पावर का इस्तेमाल ऊपर नहीं, वो बीबियों के गुलाम, वो बीबियों के कहने पर जवानों को परेशान करने वाले जो लोग ज्यादा हैं। तो ऐसे लोगों को तो फिर रविंद्र फौजी इसी तरह एक्सपोज करता है। वीडियो देखें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और इस चैनल आपका जुड़े। हमारे जो ऑन ड्यूटी भाई हैं या रिटायर्ड भाई हैं, कोई भी समस्या आती है तो मेरे तक जरूर भेजें। मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर भी है और यही नंबर मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें भी चैनल चलाने के लिए, इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, या बीच बीच में जैसे हम सहायक प्रथा का या और आंदोलन वगैरह करते हैं तो हमारे पास बजट आता है तो हम ये चीज़ें करते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट करते हैं। और फिर कहता हूँ कि आज के दिन में संगठन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप जुड़कर रहोगे, इन चीज़ों को वायरल करोगे, तो दोबारा ऐसा कोई घटिया आदमी इस तरह किसी जवान को और उसके परिवार को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लेकिन जब होगा, जब आप वीडियो शेयर करेंगे, तन मन धन से हमारे साथ देंगे और चैनल से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।